बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। जंगल से लाई लकड़ियों को बेचकर दोनों किसी तरह अपना गुजारा करते थे। शादी के बरसों बाद भी दोनों को कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों अक्सर दुखी रहा करते थे। एक दिन जंगल में लकड़ियां लेने जाते वक्त एक विचित्र घटना हुई। घने जंगल के बीच लकड़हारे को एक नवजात बच्ची के रोने की आवाज आई। आवाज सुनकर वो हैरत में पड़ गया। कौतूहलवश जब वो थोड़ी दूर आगे गया तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें चौंधिया गईं। सामने एक गोलाकार सरोवर था, जिसका पानी बिल्कुल नीले मोती की तरह चमक रहा था। अमावस्या की काली रात होने के बावजूद वहां पूर्णिमा सी रोशनी बिखरी हुई थी। सरोवर के बीचों बीच एक सफेद कमल खिला हुआ था, जिसमें से एक सफेद रंग की रोशनी बिखर रही थी। देखने में ये नजारा किसी जादू से कम नहीं था। लकड़हारा ये दृश्य देखने में खोया हुआ था कि तभी एक बार फिर कमल की बंद पंखुड़ियों में से किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। वो सरोवर में उतरकर सफेद कमल के पास गया। जैसे जैसे वो कमल के पास जाने लगा, उसकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगीं। जब लकड़हारा कमल के बिल्कुल समीप गया, पंखुड़ियां पूरी तरह से खिल गईं। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे वो कोई जादू देख रहा हो। कमल की पंखुड़ियों के बीच एक बेहद ही सुंदर बच्ची सफेद रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी नीली आंखें इतनी चमकदार और खूबसूरत थीं कि वो उनके जादू में एक पल को खो सा गया। लकड़हारे ने उस बच्ची को देखते हुए खुद से कहा, इतनी सुंदर कन्या, लेकिन कोई इसे इस जंगल में छोड़कर कैसे जा सकता है? लकड़हारे के मन में ये प्रश्न आया, मगर उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने आसपास देखा, पर वहां कोई नहीं था, न ही किसी के पैरों के निशान थे। लकड़हारे को ये बात काफी विचित्र लगी। फिर कुछ सोचकर उसने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। जब घर पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। लकड़हारे की पत्नी उसे लेकर बहुत परेशान हो रही थी। लकड़हारे ने एक हाथ से दरवाजा खटखटाया। कौन है? लकड़हारे की पत्नी सुशीला ने थोड़ा घबराते हुए कहा, अरे मैं हूं भाग्यवान। जब सुशीला ने लकड़हारे रामदास की आवाज सुनी तब जाकर उसने दरवाजा खोला। आज इतनी देर कहां लगा दी? सुशीला ने शिकायत भरे लहजे में कहा। लेकिन तभी सुशीला की निगाहें रामदास की गोद में लिपटी बच्ची पर गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो हैरानी में बोली, ये बच्ची कौन है? रामदास ने उसे शुरू से लेकर अंत तक पूरी बात बताई। अपने पति की बात सुनकर सुशीला ने बच्ची को अपनी गोद में लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस नवजात बच्ची का माथा चूम लिया और बोली, बहुत सुंदर है, अब से ये हमारी बेटी है। लकड़हारे रामदास और उसकी पत्नी सुशीला ने महसूस किया कि ईश्वर ने उन्हें उस बच्ची को उनकी संतान के रूप में भेजा है। रामदास और सुशीला ने उस बच्ची का नाम कमलिनी रखा, क्योंकि वो कमल से जन्मी थी और कमल की तरह अत्यंत सुंदर भी। कमलिनी के आने से रामदास और सुशीला के जीवन में जैसे बहार आ गई थी। रामदास अब और मेहनत करने लगा था ताकि अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन दे पाए। धीरे धीरे कमलिनी बड़ी हो रही थी। अब वो 5 साल की हो चुकी थी। बिल्कुल मोती जैसी गोल गोल चमकदार नीली आंखें, जिनमें मासूमियत साफ झलकती थी। कोई भी इस बच्ची को देखता तो कमलिनी की छवि उसके मन में बस जाती। इतना सुंदर रूप था उसका। अपने पिता रामदास और मां सुशीला के स्नेह की छाया में कमलिनी बड़ी हो रही थी। अब वह 14 वर्ष की किशोरी थी। रूप से तो वो अत्यंत सुंदर थी ही, साथ ही स्वभाव से बहुत समझदार और विनम्र भी। वो घर के कामों में अपनी मां का हाथ बटाती, अपने पिता के साथ जंगल जाती और लकड़ियां इकट्ठी करने में उनकी मदद करती। कमलिनी के अंदर अपने रूप का तनिक भी गुमान नहीं था। सब सही चल रहा था। रामदास और सुशीला कमलिनी को पाकर बहुत खुश थे, मगर कमलिनी के 16वें जन्मदिन पर कुछ विचित्र हुआ। अमावस्या की काली रात जैसे जैसे गहराने लगी, कमलिनी को अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस हुआ। उसे चक्कर आने लगे थे। आखिर में वो बेहोश होकर अपने बिस्तर पर गिर पड़ी, लेकिन अगले ही पल वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने वश में नहीं थी। उसके कदम घर के बाहर की तरफ बढ़ गए। थोड़ी ही देर में वो जंगल पहुंच गई, ठीक उसी गोलाकार सरोवर के पास जहां वो अपने पिता को मिली थी। तभी एक सफेद रोशनी कमलिनी पर गिरी और वो एक सुंदर हंसिनी में बदल गई। हंसिनी बनी कमलिनी उसी गोलाकार सरोवर में उतरी और उस सफेद कमल के आसपास घूमने लगी, जैसे कि वो उसकी रक्षा कर रही हो। अगली सुबह जब रामदास और सुशीला कमलिनी के कमरे में आए तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कमलिनी बिस्तर पर आराम से सो रही थी, लेकिन उसके कपड़े गीले थे। सुशीला ने कमलिनी को नींद से जगाया और पूछा कि उसके कपड़े गीले कैसे हुए, मगर कमलिनी को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। रामदास और सुशीला को ये बात काफी विचित्र लगी, मगर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। दिन बीतने लगे।
उस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात कमलिनी के साथ वो विचित्र घटना होती और वो हंसिनी बनकर सरोवर के सफेद कमल की रक्षा करती। पर अगले दिन कमलिनी को इसके बारे में कुछ याद नहीं रहता। उसे बस इतना पता था कि हर अमावस्या की रात उसमें कुछ बदलाव होता। अगले दिन जब वो सुबह सोकर उठती, उसके कपड़े गीले होते, जैसे वो सरोवर से नहाकर निकली हो। कमलिनी ने ये बात अपने माता पिता को बताने की सोची, पर कुछ सोचकर वो रुक गई। एक तो वो खुद इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। अगर उसने इस बारे में उन्हें बताया तो वो बेवजह कमलिनी को लेकर परेशान हो जाएंगे। ये सोचकर कमलिनी ने ये बात खुद तक ही सीमित कर ली, पर अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान थी। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। एक दिन वो फूल चुनने जंगल की तरफ गई, मगर फूल चुनते चुनते वो अपने ही ख्यालों में खो गई। जब होश में आई तो वो जंगल के बिल्कुल दूसरे छोर पर आ गई थी। ये जानकर कमलिनी का दिल घबराहट से भर गया। उसने अपने पिता से सुना था कि जंगल के दूसरी तरफ खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। कमलिनी अपने फूलों से भरी टोकरी संभालते हुए जल्दी में वहां से निकल गई। वो थोड़ी दूर ही चली होगी कि उसका ध्यान झरने के किनारे बनी कुटिया की तरफ चली गई। कमलिनी के कदम उस तरफ मुड़ गए। अपनी मां से उसने सुना था कि जंगल के उस छोर पर एक सिद्ध साधु महाराज का वास है। कमलिनी को लगा शायद ये साधु महाराज उसकी कोई मदद कर पाए। कमलिनी ने जब कुटिया में प्रवेश किया तो साधु महाराज अपने ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे के तेज से उनकी दिव्यता झलक रही थी। कमलिनी वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद साधु महाराज ने अपनी आंखें खोलीं तो कमलिनी ने उन्हें प्रणाम किया। साधु महाराज ने कमलिनी को देखकर एक हल्की मुस्कान बिखेरी, जैसे वो उसके मन की बात समझ गए हों। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे ज्ञात है तुम यहां क्यों आई हो। कमलिनी ने हाथ जोड़कर कहा, साधु महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। कृपया मुझे सच दिखाइए, मेरे साथ ये विचित्र घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या मेरी कोई गुप्त पहचान है? साधु महाराज ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से बोले, हां बेटी, तुमने सही समझा। कमलिनी ने कहा, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। साधु महाराज ने कमलिनी को बताना शुरू किया, बेटी, तुम स्वर्ग की एक शापित अप्सरा चित्रलेखा की बेटी हो, जिसे धरती लोक में भ्रमण के दौरान एक कुरूप साधु का परिहास करने पर शाप मिला था। साधु महाराज ने कमलिनी को उसके जन्म का रहस्य भी बताया। सारी बातें सुनकर कमलिनी हैरत में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक अप्सरा की बेटी है, मगर वो जानती थी कि साधु महाराज जो कह रहे हैं वो सच है। साधु महाराज ने आगे कहा, तुम्हारी मां के शाप का कुछ अंश तुम पर भी उतर आया है, इसलिए हर अमावस्या की रात तुम एक सफेद हंसिनी बन जाती हो और सरोवर के उस सफेद कमल की रक्षा करती हो। कमलिनी के जहन में अब कई सवाल जन्म ले चुके थे। उसने पूछा, तो क्या मैं अपनी असली मां से कभी नहीं मिल पाऊंगी? और ये शाप, क्या ये शाप कभी खत्म नहीं होगा? साधु महाराज ने बताया, तुम्हारा शाप बस कुछ समय के लिए है। ये तुम्हारी मां से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी मां को शाप मुक्त होने में अभी 5 वर्ष का समय शेष है। फिर वो अपने असली रूप में आ जाएंगी। फिर तुम दोनों अपने लोक वापस जा सकोगी। कमलिनी साधु महाराज की बातें गंभीरता से सुन रही थी। उन्होंने आगे कहा, लेकिन तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों का खास ध्यान रखना होगा। तुम्हारे हृदय में धरती के किसी भी पुरुष के लिए प्रेम जागृत नहीं होना चाहिए। अगर किसी पुरुष ने तुमसे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की तो तुम सदा के लिए इस लोक में कैद हो जाओगी। जंगल के बीचों बीच स्थित उस गोलाकार सरोवर में खिला दिव्य सफेद कमल तुम्हारी आत्मा है बेटी, क्योंकि तुम्हारा जन्म वहीं से हुआ है। तुम्हारे प्राण उस सफेद कमल में बसते हैं। ध्यान रहे, इस बात का पता किसी को ना चले, वरना तुम्हारे प्राण संकट में आ जाएंगे। तुम्हारी मां ने उसे अपनी शक्तियों से छिपा दिया था, मगर तुम्हारा शाप फलते ही वो सरोवर फिर से सामने आ गया है। फिर उन्होंने कमलिनी को एक माला दिया। इसे हमेशा अपने पास रखना, मुसीबत में ये तुम्हारी मदद करेगा। ध्यान रहे, तुम्हें हंसिनी के रूप में कोई ना देख पाए। अगर ऐसा हुआ तो तुम अपने असली रूप में कभी वापस नहीं आ पाओगी। कमलिनी ने साधु महाराज को प्रणाम किया और वहां से निकल गई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कमलिनी अब 21 वर्ष की सुंदर युवती थी। उसकी सुंदरता चरम पर थी, जिसके चर्चे अब सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में होने लगे। एक दिन जब राज्य का राजा उस तरफ से गुजर रहा था, उसे जोरों से प्यास लगी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे नदी के बहने की आवाज आई। प्यास का मारा वो जल्दी से नदी की तरफ बढ़ा तो देखा, सामने एक बेहद सुंदर युवती कपड़े धो रही थी। वो कमलिनी थी। सूरज की रोशनी में उसका गोरा रंग सोने सा दमक रहा था। बालों की कुछ लटें उसके गुलाबी होंठों से अटखेलियां कर रही थीं। राजा अपनी प्यास भूल गया। वो कमलिनी की दिव्य सुंदरता से मोहित हो चुका था।
उसने अपने मंत्री से पूछा कि ये सुंदर युवती कौन है। मंत्री ने बताया कि इस गरीब इलाके में एक लकड़हारे का घर है, शायद ये युवती लकड़हारे की बेटी है। राजा अपने काफिले के साथ राजमहल वापस लौट आया। अगले दिन उसने अपने दूत से रामदास और सुशीला के सामने कमलिनी से विवाह प्रस्ताव रखा। रामदास और सुशीला के हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी रानी बनेगी। उन्होंने ये बात कमलिनी को बताई। राजा का विवाह प्रस्ताव सुनकर कमलिनी के चेहरे पर खुशी की जगह चिंता के भाव आ गए। जब रामदास ने यह देखा तो वो कमलिनी से बोला, क्या हुआ बेटी, क्या तुम इस विवाह प्रस्ताव से खुश नहीं हो? कमलिनी के पास उसके पिता के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो जानती थी कि वो ये विवाह नहीं कर सकती, मगर ये बात भी सच थी कि अगर उसने राजा का विवाह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो राजा उसके माँ पिताजी को काल कोठरी में डलवा देगा। कुछ सोचकर उसने दूत से कहा, आप राजा जी से कह दीजिएगा अगर उन्हें मुझसे विवाह करना है तो वो स्वयं यहां आए। कमलिनी की बातें सुनकर दूत वहां से चला गया, मगर रामदास और सुशीला को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कमलिनी के दिमाग में चल क्या रहा है। सुशीला कमलिनी की तरफ देखकर बोली, कमलिनी, ये तुमने क्या किया? कहीं राजा जी तुम्हारी इन बातों से क्रोधित ना हो जाएं? कमलिनी ने अपनी मां को आश्वस्त किया, आप चिंता न करें मां, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ राजा को अपने दूत का संदेश मिल गया था। राजा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो मन ही मन कमलिनी की निडरता का कायल हो गया था। अगले दिन राजा स्वयं कमलिनी के घर आया। रामदास और सुशीला ने अपने सामर्थ्य अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। सुशीला ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, आप तो दयालु हैं, कृपया मेरी बेटी की इस भूल को क्षमा करें। राजा ने कहा, हमें आपकी बेटी पसंद आई, साथ ही हम उसकी निडरता के भी कायल हुए। फिर उन्होंने कमलिनी की तरफ देखा और शाही अदब के साथ बोले, लो, हम तुम्हारे सामने हाजिर हैं। अब हमें नहीं लगता कि तुम्हें इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई आपत्ति होगी। रामदास और सुशीला की निगाहें कमलिनी पर टिकी थीं। उसने एक बार फिर अपनी निडरता का परिचय देते हुए कहा, मुझे इस विवाह प्रस्ताव से कोई आपत्ति नहीं है, मगर मेरी 3 शर्तें हैं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बताओ, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? कमलिनी ने कहा, मेरी पहली शर्त है, रानी बनने के बाद भविष्य में अगर मुझसे कोई गलती हुई तो इसकी सजा मेरे माता पिता को नहीं मिलेगी। राजा ने कमलिनी की तरफ देखकर हामी भर दी। इसमें उसे कोई आपत्ति नजर नहीं आई। मेरी दूसरी शर्त है, मैं कभी भी महल के बाहर आ जा सकती हूं, आप इस बारे में मुझे कभी नहीं टोकेंगे। राजा ने कमलिनी की इस शर्त पर भी हामी भर दी, मगर तीसरी शर्त सुनकर राजा का दिमाग चकरा गया। कमलिनी ने कहा, विवाह के पश्चात भी हम दोनों अलग अलग कमरे में रहेंगे। कमलिनी की तीसरी शर्त सुनकर राजा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये भला कैसे हो सकता था? मगर कुछ सोचकर उन्होंने कमलिनी की तीसरी शर्त पर भी हामी भर दी। उन्हें लगा कि कमलिनी को अपने रूप का गुमान होगा, पर वो भी इस राज्य के राजा हैं। एक बार विवाह हो जाए फिर वो भी कमलिनी को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देंगे। कमलिनी ने कहा, अगर आपको मेरी तीनों शर्तें मंजूर हैं, मैं तभी आपसे विवाह करूंगी, लेकिन अगर इनमें से एक शर्त भी टूटी तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने कमलिनी की बातों पर हामी भरी। रामदास और सुशीला ने अपनी आंखों में आंसू लिए कमलिनी को राजा के साथ विदा कर दिया। वो दोनों खुश तो बहुत थे, मगर अपनी बेटी की विदाई का गम भी था। राजा कमलिनी को लेकर जब राजमहल पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। अगले ही दिन धूमधाम से उनका विवाह हो गया। सारी प्रजा अपनी नई रानी को पाकर बहुत खुश थी, मगर राजमहल में कोई था जो इस विवाह से बहुत नाखुश था। वो थी राजा के प्रधानमंत्री की बेटी विशाखा। विशाखा राजमहल में ही पली बड़ी थी। जब से होश संभाला था उसकी निगाहें राजा पर थीं। उसने अपने पिता से कई बार आग्रह भी किया कि वो उसकी और राजा के विवाह की बात छेड़ें, पर राजा का प्रधानमंत्री एक बुद्धिमान आदमी था। वो जानता था कि उसकी बेटी रानी क्यों बनना चाहती है। रानी के पद का लालच उसने कई बार विशाखा की आंखों में देखा था। प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी को समझाया भी कि वो ये स्वार्थ छोड़ दे, मगर विशाखा नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। इससे पहले कि राजा का प्रधानमंत्री अपनी बेटी की जिद के आगे हार कर राजा और उसके विवाह की बात करता, राजा ने पहले ही कमलिनी से विवाह कर लिया। विशाखा का हृदय ईर्ष्या से भर चुका था। अपने पिता से उसे पता चला कि कमलिनी राज्य के गरीब लकड़हारे की बेटी है। वो गुस्से में भरकर खुद से बोली, आखिर उस 2 कौड़ी की लकड़हारे की बेटी में राजा ने ऐसा क्या देख लिया? विशाखा को राजा पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो राजा और कमलिनी दोनों को सबक सिखाने के मंसूबे बनाने लगी। कमलिनी की शर्त के अनुसार
विवाह पश्चात वो एक अलग कमरे में रहने लगी, जहां राजा ने उसके सुख सुविधा की सारी चीजें रखवाई थीं। ये बात विशाखा के कानों तक भी जा पहुंची। उसे पता चला कि राजा और रानी कमलिनी अलग अलग कमरों में रह रहे हैं। विशाखा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे यही लगा कि जरूर दोनों के बीच कोई अनबन हुई होगी। मगर राजा के लिए कमलिनी से दूर रहना मुश्किल था। उसे कमलिनी से पहली नजर का प्रेम हो गया था, लेकिन वो कमलिनी की शर्तों में बंधा हुआ था। राजा ने कमलिनी से निकटता बढ़ाने की कोशिश की, मगर राजा की सारी कोशिशें विफल रहीं। कमलिनी राजा से दूर ही रहा करती थी। इस बीच विशाखा कमलिनी पर अपनी नजरें पैनी किए हुए थी। उसे अब कमलिनी थोड़ी विचित्र भी लगने लगी थी। जल्द ही अमावस्या की रात आई। कमलिनी का शाप फिर जागृत होने लगा। यकायक वो अपने कक्ष से बाहर निकल आई। फिर वो राजमहल के बाहर की तरफ जाने लगी। पहरेदारों ने ये देखा, मगर रानी को टोकने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। कमलिनी के विचित्र व्यवहार से राजा के रातों की नींद उड़ी हुई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस राज्य को उसका वारिस कैसे मिलेगा? राजा ने सोचा जरूर था कि विवाह के बाद वो कमलिनी को मना लेगा, मगर उसकी सारी योजना विफल ही रही थी। वो कमलिनी को मनाना तो दूर, उसके निकट तक नहीं जा पाया था। राजा कमलिनी पर किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकता था। कमलिनी को लेकर आज राजा का हृदय कुछ अधिक व्याकुल था। इस व्याकुलतावश वो अपने कक्ष से निकलकर कमलिनी के कक्ष की तरफ जाने लगा, मगर जल्द ही राजा की आंखें हैरानी में चौड़ी हो गईं। कमलिनी के कक्ष का दरवाजा खुला था। वो कक्ष में कहीं भी नहीं थी। राजा को कमलिनी की चिंता हुई। उसे अपने पहरेदारों से पता चला कि रानी कमलिनी महल के बाहर गई हैं। राजा हैरत में पड़ गया। आखिर रात्रि के इस पहर कमलिनी कहाँ गई होगी और क्यों? अगले दिन राजा ने कमलिनी से इस विषय में पूछा। कमलिनी ने जवाब में अपने दूसरे शर्त की याद दिलाई। राजा को अब गुस्सा आने लगा था, मगर फिर भी वो शांत रहा। इसी तरह दिन बीतने लगे और जल्द ही दूसरी अमावस्या भी आ गई। आधी रात को कमलिनी अपने कक्ष से बाहर निकली। संयोगवश राजा भी उस वक्त अपने कक्ष में टहल रहा था। उसकी निगाहें जैसे ही कमलिनी पर पड़ी, वो चौकन्ना हो गया। वो अपने कक्ष से बाहर आया और कमलिनी का पीछा करने लगा। कमलिनी के कदम जंगल की ओर थे और राजा की पैनी निगाहें कमलिनी पर। राजा कमलिनी के पीछे पीछे जा ही रहा था कि तभी उसके रास्ते में एक जहरीला सांप आ गया। उसे भगाने के बाद राजा ने जैसे ही सामने देखा तो कमलिनी वहां से गायब थी। राजा एक बार फिर गुस्से का घूंट पीकर रह गया, मगर उसने ठान लिया कि वो कमलिनी का भेद जानकर रहेगा। अगली अमावस्या की रात राजा पूरी तैयारी में था। जैसे ही कमलिनी अपने कक्ष से बाहर आई, राजा उसका पीछा करने लगा, मगर इस बार विशाखा भी उनके पीछे थी। दरअसल पिछली बार उसने राजा को कमलिनी के पीछे जाते हुए देख लिया था। वो भी तो कमलिनी का भेद जानना चाहती थी, इसलिए वो राजा और कमलिनी का पीछा करने लगी। राजा आज पहले से ज्यादा सतर्क था। वो एक पेड़ के पीछे छिप गया। विशाखा राजा के पीछे झाड़ियों के बीच छिप गई। जल्द ही कमलिनी पर एक तेज सफेद रोशनी गिरी और वो एक सुंदर हंसिनी में तब्दील हो गई। हालांकि राजा और विशाखा ने हंसिनी बनी कमलिनी को पीछे से ही जरा सा देखा था, मगर उनके समझ में आ गया था कि सामने बैठी हंसिनी कमलिनी ही है। उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। राजा को तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन विशाखा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। आखिर हो भी क्यों ना उसे कमलिनी को राजा से दूर करने की तरकीब जो मिल गई थी। मगर हंसिनी बनी कमलिनी को जल्द ही ये आभास हो गया कि कोई उसे देख रहा है। वो जल्द ही कहीं छिप गई। राजा वहां से निकल गया। उसने ठान ली थी कि इस विषय में वो कमलिनी से बात करेगा, मगर विशाखा अभी भी कमलिनी के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। थोड़ी देर बाद हंसिनी बनी कमलिनी बाहर आई और गोलाकार सरोवर में उतरकर सफेद कमल के इर्द गिर्द तैरने लगी। विशाखा का ध्यान सरोवर के सफेद कमल पर नहीं था। उसकी पैनी निगाहें तो सफेद हंसिनी पर थीं। बड़ी चालाकी से वो झाड़ी से बाहर आई और सरोवर में उतरकर सफेद हंसिनी को घूरने लगी। हंसिनी बनी कमलिनी डरकर सहम गई। विशाखा सफेद हंसिनी की तरफ घूरते हुए बोली, ओह, तो ये है तुम्हारी सच्चाई रानी कमलिनी। कितनी चतुराई से तुमने राजा और हम सबको मूर्ख बनाया, पर तुम फिक्र मत करो, अब तुम दोबारा कभी राजा के पास नहीं जा सकोगी। ये बोलकर विशाखा ने हंसिनी बनी कमलिनी को पकड़ना चाहा, मगर साधु महाराज के दिए माला की मदद से कमलिनी विशाखा से बचकर भाग निकली। विशाखा गुस्से का घूंट पीकर रह गई, पर उसने ठान लिया कि अब वो कमलिनी को पकड़कर ही दम लेगी और पूरे राज्य के सामने कमलिनी की सच्चाई लाएगी। फिर तो राजा को कमलिनी को छोड़ना ही पड़ेगा। विशाखा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी
अगली सुबह जब राजा कमलिनी से मिलने पहुंचा, वो अपने कक्ष में नहीं थी। राजा चिंतित हो उठा। उसे लगा कि अब तक कमलिनी अपने कक्ष में वापस आ चुकी होगी। राजा ने अंदाजा लगा लिया था कि कमलिनी हर अमावस्या की रात जंगल की तरफ जाती है और सुबह होते ही वो महल वापस आ जाती है। पिछली रात उसने कमलिनी का हंसिनी रूप देख लिया था। उसने चिंतित हो पूरे महल में कमलिनी की खोज करवाई, पर वो कहीं भी नहीं मिली। मिलती भी कैसे? विशाखा ने उसका पूरा रूप देख लिया था। अब शाप के अनुसार वो सदा के लिए हंसिनी के रूप में आ गई थी। राजा को इस बात का पता नहीं था। उसने चारों ओर अपने सैनिक भिजवाए। विशाखा ने राजा की नजरों से बचकर उस सफेद हंसिनी की खोज शुरू करवा दी। नई रानी के इस तरह अचानक गायब हो जाने से राज्य में चिंता का माहौल बन चुका था। राजा के सैनिक खाली हाथ वापस लौट आए। कमलिनी के इस तरह गायब हो जाने से राजा बहुत निराश हुआ। अगले दिन वो अपने रथ में रामदास के घर की तरफ निकल गया। रामदास और सुशीला थोड़े हैरान हुए। राजा से उन्हें कमलिनी के गायब होने की बात पता चली। खबर सुनकर दोनों के चेहरों पर चिंता के भाव आ गए। राजा ने दोनों से कमलिनी के बारे में कुछ पूछा। इस दौरान राजा को पता चला कि कमलिनी लकड़हारे की सगी औलाद नहीं थी। वो उन्हें जंगल में मिली थी। रामदास और सुशीला से राजा को कमलिनी के बारे में एक विचित्र बात पता चली। रामदास ने राजा को बताया कि अमावस्या के अगले दिन किस तरह कमलिनी गीले वस्त्रों के साथ उठती थी। राजा एक पल को सोच में पड़ गया। उसने अंदाजा लगा लिया कि रात भर सरोवर में होने की वजह से कमलिनी के साथ ऐसा होता था। राजा समझ चुका था कि कमलिनी कोई साधारण स्त्री नहीं है, पर इस बारे में उसके माता पिता को कोई अंदाजा नहीं था। राजा ने रामदास और सुशीला को आश्वस्त किया कि वो कमलिनी को ढूंढ निकालेगा। फिर वो अपने रथ में बैठकर राजमहल के लिए निकल गया। दूसरी तरफ विशाखा को अपने एक गुप्तचर से पता चला कि राज्य के एक गांव के बाहर सरोवर में एक सुंदर सफेद हंसिनी दिखी है। विशाखा ने अपने कुछ लोग भेजकर उस हंसिनी पर नजर रखवाया। जल्द ही वो भी वहां पहुंच गई। विशाखा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। वो समझ गई कि यही कमलिनी है। उसने अपने साथ के सैनिकों को आदेश दिया कि उस सफेद हंसिनी को पकड़ लिया जाए। विशाखा के आदेश पर सैनिक सरोवर में कूद गए और सफेद हंसिनी के पास जाने लगे। हंसिनी बनी कमलिनी घबरा गई। उसे चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया था। बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। विशाखा के आदेश पर एक सैनिक ने सफेद हंसिनी को दबोच लिया। हंसिनी बनी कमलिनी मदद के लिए चिल्लाने लगी। सौभाग्यवश राजा भी उस रास्ते से गुजर रहा था। उसकी निगाहें भी सफेद हंसिनी पर पड़ी। राजा वहीं रुक गया और अपने रथ से उतरकर सरोवर के पास आया। विशाखा एकदम से घबरा उठी। उसे डर था कि कहीं राजा कमलिनी को पहचान न ले। इससे पहले कि राजा उससे कोई सवाल करता, उसने कहानी बना दी कि ये सफेद हंसिनी मुसीबत में थी। वो इन सैनिकों के साथ मिलकर उसे बचाने का काम कर रही थी। मगर राजा की निगाहें तो उस सुंदर सफेद हंसिनी पर टिकी हुई थीं। उसकी नीली चमकदार आंखें देखकर राजा को कमलिनी की याद आ गई। वो उस हंसिनी को अपने साथ महल ले आया। विशाखा को बहुत गुस्सा आ गया। आज कमलिनी उसके हाथ आते आते रह गई। उसने सोच लिया कि अब अगर कमलिनी उसके हाथ आ गई तो वो उसे सीधे मार देगी। इसी सोच के साथ वो महल के लिए निकल गई। राजा को उस सफेद हंसिनी से बेहद लगाव हो गया था। वो उसे अपने पास ही रखता। उसे अपने पास रखकर राजा को कमलिनी के पास होने का एहसास होता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक शाम कमलिनी की याद में राजा कुछ अधिक दुखी था। उसने सफेद हंसिनी की तरफ देखा और काफी दुखी स्वर में बोला, पता नहीं रानी कमलिनी हमें छोड़कर कहाँ चली गई? क्या हमसे कोई भूल हो गई? राजा की आंखों में कमलिनी के दूर जाने का गम साफ साफ नजर आ रहा था। इन बीते दिनों में हंसिनी बनी कमलिनी ने अंदाजा लगा लिया था कि राजा को उससे बेहद प्रेम है। अगर ऐसा ना होता तो राजा उसकी याद में दुखी क्यों होता? राजा को इस तरह दुखी देखकर सफेद हंसिनी बनी कमलिनी भी दुखी हो गई। इतने दिनों तक राजा के साथ रहकर वो समझ गई थी कि राजा को उसकी कितनी परवाह है। हंसिनी बनी कमलिनी ने एक नजर राजा की तरफ देखा और बोली, राजन आप दुखी ना हो, रानी कमलिनी आपको जल्द ही मिल जाएंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। अगले पार्ट के लिए कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।